वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन इल्मगा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पीपीएससी के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। पीपीएससी का सिलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन अप्लाई करने से लेके फाइनल सिलेक्शन तक जो उसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद फिर इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग होती है और उसके बाद फिर आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं। इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद एक फाइनल जो आपका मेरिट बनाया जाता है, तो वो इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस कैसे होता है, इंटरव्यू के मार्क्स कितने होते हैं और उसमें से पासिंग मार्क्स कितने हैं, टेस्ट की वेटेज जो है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, एकेडमिक वेटेज किस तरह से कैलकुलेट की जाती है और एक फाइनल सिलेक्शन का फार्मूला जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पीपीएससी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। पीपीएससी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है डेफिनेटली सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई से, कि जैसे ही कोई जॉब एडवर्टाइज होती है न्यूज़पेपर्स के अंदर और फिर उसकी एडवर्टीजमेंट जो है वो उसको पब्लिश कर दिया जाता है पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी। तो उसके ऊपर सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है यूजिंग पीपीएससी ऑनलाइन सिस्टम। तो उस ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन एसएमएस आ जाता है। तो उस कंफर्मेशन एसएमएस के अंदर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और एक टोकन नंबर सेंड कर दिया जाता है। उसको आपने सेव करके रखना है ताकि अगर आपने एप्लीकेशन के अंदर कुछ चेंजेस करनी है तो लास्ट डेट से पहले पहले उस टोकन नंबर को यूज़ करके आप एप्लीकेशन के अंदर अगर आपसे कोई गलती हो गई है अप्लाई करते हुए तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस कर सकते हैं बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ दैट एडवर्टीजमेंट। उस एडवर्टीजमेंट की क्लोजिंग डेट से पहले पहले उस टोकन नंबर को यूज़ करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अगर आपने चेंजेस करनी है तो वो आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई जो है वो जैसे ही आपको एसएमएस रिसीव होता है कन्फर्मेशन का पीपीएससी की तरफ से, इसका मतलब है कि आपका ऑनलाइन अप्लाई जो है वो सक्सेसफुली हो गया है। तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, मोस्टली लोग अब घर पे बैठ के खुद ब खुद अप्लाई कर लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद बेसिकली क्या होता है, अब नेक्स्ट स्टेप जो होना है वो टेस्ट में अपेयर होने का है। टेस्ट में अपेयर होने के लिए आपको विद इन अ मंथ, और अगर मे बी कोई डिले भी हो सकता है किसी वजह से, जैसे आजकल कोरोना का इशू है या जैसे कोई कोर्ट केस हो जाता है, ऐसा कोई इशू अगर ना हो इन अ नॉर्मल सिचुएशन पीपीएससी जो है वो विद इन अ मंथ जो टेस्ट कंडक्ट कर लेती है। अगर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा ना हो, अगर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो फिर इससे कुछ ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, तो क्योंकि उन्होंने बैकएंड के ऊपर जो अपनी सारी प्रिपरेशंस करनी होती हैं टेस्ट बनाने से लेके फिर उनकी सेंटर्स एलोकेशन तक, वो सारे इश्यूज़ जो है वो अगर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो तो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। लेकिन नॉर्मली विद इन अ मंथ जो टेस्ट है वो कंडक्ट कर दिया जाता है। तो टेस्ट कंडक्ट करने का आपको एसएमएस आ जाएगा। एसएमएस के अंदर आपको सेंटर बता दिया जाएगा, आपके जो सेंटर होगा जहाँ पे आपने टेस्ट देना है उस सेंटर को आपने अप्लाई, जब ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उस वक्त आपने डेफिनेटली उसको चूज़ किया होगा। जो सिटी आप चूज़ करेंगे उसी सिटी का आपको एसएमएस आ जाएगा कि आपका फ़लाँ स्कूल फ़लाँ या फ़लाँ कॉलेज के अंदर या फ़लाँ सेंटर के अंदर आपका इस डेट को टेस्ट है। तो टेस्ट के लिए एक तो आपको जो डेट है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको एसएमएस और ईमेल के थ्रू बता दी जाएगी, और दूसरा जो है वो एडमिशन स्लिप, जिसको हम रोल नंबर स्लिप कहते हैं सिंपल वर्ड के अंदर, पीपीएससी उसको एडमिशन स्लिप कहता है। तो एडमिशन स्लिप जो है वो पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर टेस्ट से कुछ दिन पहले अपलोड कर दी जाती है। आपने उस एडमिशन स्लिप को डाउनलोड कर लेना और उसका प्रिंट ले लेना है। टेस्ट में अपेयर होने के लिए आपको एक तो ओरिजिनल सीएनआईसी चाहिए। ओरिजिनल सीएनआईसी के साथ आपको जो आपने एडमिशन स्लिप डाउनलोड किया उसका प्रिंट आउट आपने ले लेना, वो साथ लेके जानी है, और एक ब्लू मार्कर या बॉल पेन लेके जानी है, ये आपकी। इसके अलावा आपको टेस्ट के अंदर कोई भी चीज़ ले जाना अलाउ नहीं हो। अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन, बुक्स वगैरह या हैंड बैग या ऐसी कोई चीज़ लेके जाते हैं तो उसकी फैसिलिटी सेंटर के ऊपर मौजूद होती है, आप उसको वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। टेस्ट होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। अब डेफिनेटली आपने टेस्ट दे दिया, उस टेस्ट का रिजल्ट आना है और उसी टेस्ट के रिजल्ट की बेस पे ही इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग होनी है। इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होनी है। वो शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह से की जाती है कि सबसे पहले तो पासिंग मार्क्स हैं पीपीएससी के अंदर कितने होते हैं, 40। पासिंग मार्क्स लेने का ये मतलब नहीं है कि आपने क्वालिफाई कर लिया है। शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह से होती है कि हर एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है हर कोटा के मुताबिक। जैसा कि ओपन मेरिट कोटा होता है, वुमेन कोटा होता है, स्पेशल पर्सन कोटा होता है, मिनॉरिटी कोटा होता है। ये नॉर्मली ये 4 कोटास पीपीएससी के अंदर होते हैं। तो हर कोटा से डेफिनेटली, क्योंकि अलग मेरिट होता है हर कोटा का, तो हर कोटा से 5 कैंडिडेट्स एक पोस्ट के लिए चूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट अनाउंस की गई थी वो 20 थी, जिसके अंदर 14 ओपन मेरिट थी, 3 वोमेन थी, 2 डिसेबल कोटा थी और 1 मिनॉरिटी थी। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने एक डाटा लिया है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल अब 1500 कैंडिडेट्स ने सिक्योर किए 40+ मार्क्स। 1500 लोगों ने 40 से ऊपर मार्क्स लिए, मतलब कि वो पास हैं। लेकिन वो 15 के 1500 अब शॉर्ट लिस्ट नहीं हो जाएंगे। उन 15 के 1500 का इंटरव्यू नहीं होगा, बल्कि इंटरव्यू कैसे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। इंटरव्यू के लिए अब ओपन मेरिट की सीटें टोटल थी 14, तो 14 पोस्ट के लिए जो टॉप 70 लोग होंगे, फॉर एग्जांपल अब जो मार्क्स हैं वो टॉप 70 लोगों के आते हैं 80 से लेके 75 तक, या 80 से लेके 70 तक, या 80 से लेके 65 तक। तो जहाँ तक भी टॉप 70 लोग आएंगे उनको
उस कोटा के लिए, ओपन मेरिट कोटा के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल रिजल्ट स्टार्ट हुआ 85 से, टॉप मार्क्स जो थे वो 85 थे, तो 85 से आते आते जब वो टॉप 70 लोग चूज़ कर लेंगे तो वहाँ पे मेरिट क्लोज हो जाएगा। अब 85 में से आप सपोज करें कि जो टॉप 70 लोग हैं वो आते हैं 75 मार्क्स तक, तो 75 मार्क्स के ऊपर जो मेरिट होगा वो ओपन मेरिट क्लोज कर दिया जाएगा। उससे नीचे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो फिर जो बाकी कोटाज हैं, लाइक अब फीमेल कोटा है, तो फीमेल कोटा के लिए क्या होगा, 3 पोस्ट हैं तो टोटल 15 कैंडिडेट्स फीमेल जो होंगी उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। और ये कैंडिडेट्स जो होंगे ये ओपन मेरिट में इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि ओपन मेरिट के लिए मेल फीमेल सब लोग बराबर होते हैं। लेकिन जो रिज़र्व कोटा होता है, जैसे फीमेल है या डिसेबल कोटा है या मिनॉरिटी कोटा है, उसके अंदर फिर उसी टाइप के ही लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। वो लोग ओपन मेरिट के अंदर इंक्लूड नहीं होते। और अगर वो ओपन मेरिट में इंक्लूड हो गए हैं ड्यू टू देयर मार्क्स, अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं, वो ओपन मेरिट में चले गए हैं, बेशक वो डिसेबल हैं या मिनॉरिटी हैं, तो फिर उनकी जगह जो लो मार्क्स वाले मिनॉरिटी या लो मार्क्स वाले डिसेबल या लो मार्क्स वाले वुमेन होंगी उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। डिसेबल कोटा की 2 सीटें थी, तो उसके बाद क्या हुआ, वुमेन को शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर दो पोस्ट के लिए 10 लोग जो होंगे डिसेबल कोटा के अंदर उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। और फिर इसी तरह से मिनॉरिटी कोटा की 1 पोस्ट है तो उसके लिए फिर आखिर में 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, जो बाकी किसी कोटा के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। ओपन मेरिट के अंदर अगर वो आ गए, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो मिनॉरिटी है, वो ओपन मेरिट के अंदर अगर आ गया तो वो उसकी जगह फिर जो नीचे उससे मिनॉरिटी में होगा वो मिनॉरिटी कोटा में आ जाएगा। और अगर कोई डिसेबल ओपन मेरिट में आ गया तो वो वहीं रहेगा, और जो उससे नीचे होंगे डिसेबल कैटेगरी के अंदर वो फिर जो नीचे का मेरिट होगा डिसेबल पर्सन कोटा के अंदर, वहाँ पे शॉर्टलिस्ट उनको कर लिया जाएगा। एंड स्टोरी यही है कि शॉर्टलिस्टिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर टॉप कैंडिडेट्स को चूज़ किया जाता है। तो मोस्टली हमने ओपन मेरिट की बात करनी है क्योंकि ज़्यादा पोस्ट ओपन मेरिट के अंदर ही होती हैं। तो ओपन मेरिट के अंदर सिंपली ये प्रोसेस है कि जितनी नंबर ऑफ पोस्ट होती है ओपन मेरिट के अंदर, टॉप उतने लोगों को उठा लिया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है मे बी आपने 75 मार्क्स लिए और फिर भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग ना हो, क्योंकि डिपेंड करता है बाकियों के ऊपर कि बाकी शायद जो आपसे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं 70 या 80 लोग, वो मे बी आपसे ज़्यादा थे। फॉर एग्जांपल अब उनके मार्क्स 76 और 77 और इससे ऊपर हैं और आपने 75 भी ले लिए हैं तो भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ पोस्ट, एक पोस्ट के लिए 5 लोग, और अगर 10 पोस्ट हैं तो 50, अगर 20 हैं तो 100, अगर 30 हैं तो 150, इस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस किया जाता है। पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आपने टेस्ट पास कर लिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए हमेशा टॉप कैंडिडेट्स को ही चूज़ किया जाता है, और जहाँ पे उनके मार्क्स ख़त्म होते हैं वहाँ पे मेरिट को क्लोज़ कर दिया जाता है। तो शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर एक और चीज़ आती है कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं सक्सेसफुली, जिनका टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है, उनको टेस्ट के मार्क्स नहीं बताए जाते। जो कैंडिडेट्स पास होते हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर सकते, या जो कैंडिडेट्स फेल होते हैं, उनको 3 से 4 दिन के अंदर DMC इशू कर दिया जाता है। वो ऑनलाइन उनका DMC आता है, DMC के अंदर उनके मार्क्स लिखे होते हैं, मार्क्स के साथ उनका लास्ट मेरिट भी लिखा होता है कि आपके ओपन मेरिट का इतना लास्ट मेरिट था, वुमेन का इतना था, डिसेबल का इतना था, मिनॉरिटी का इतना था, और आपके इतने मार्क्स हैं, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ तक शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है। आई होप इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो इंटरव्यू का स्टेप है। इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर्स हैं वो ऑनलाइन इशू कर दिए जाते हैं, और आपको SMS और ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाता है आपका इंटरव्यू का सेंटर कौन सा है, और इंटरव्यू की डेट और टाइम सब कुछ आपको एक ईमेल और SMS के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाता है। इंटरव्यू के अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, आपके तमाम ओरिजिनल डिग्रीज जितनी भी आपके पास हैं वो सारी की सारी, इंक्लूडिंग CNIC डोमिसाइल, और इंटरव्यू कॉल लेटर जो ऑनलाइन इशू हुआ होगा PPSC की वेबसाइट के ऊपर, वो भी आपने साथ लेके जाना है। और तमाम डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपीज़ करवानी है, 2 सेट बना लेने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके सारे हैं इंक्लूडिंग ऑल डिग्रीज, CNIC डोमिसाइल, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट बना के भी साथ लेके जाने हैं। और जो आपने बैंक का चलान पे किया होगा ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त, वो चलान भी साथ लेके जाना है। वो चलान आपने संभाल के रखना है। जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके बाद उस चलान को संभाल के रखना है। ये चलान आपको इंटरव्यू टाइम पे मस्ट वहाँ पे जमा करवाना होता है, सबमिट करवाना होता है अपनी फाइल के अंदर। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने इंटरव्यू टाइम पे साथ लेके जाने होते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन फार्मूला की, कि इंटरव्यू होने के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो गया, अब फाइनल सिलेक्शन किस तरह से होती है। तो फाइनल सिलेक्शन नॉर्मली PPSC के अंदर आउट ऑफ 190 मार्क्स होती है। बेसिकली तो ये आउट ऑफ 200 मार्क्स होती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये 190 मार्क्स ही कैलकुलेट होते हैं। जो एकेडमिक के 10 मार्क्स हैं वो रिजर्व होते हैं अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल जैसे लेक्चरर के अंदर पहले होता था कि CTI वालों को, जिन्होंने CTI किया हुआ उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो अब ये कंडीशन ख़त्म हो गई है। इस तरह से अगर कोई
टर्म एंड कंडीशन डिपार्टमेंट की तरफ से, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से आती हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के मार्क्स देने की, या कोई हायर क्वालिफिकेशन के मार्क्स देने की, या कोई पोजीशन होल्डर्स को कोई एक्स्ट्रा मार्क्स देने की, तो वो इन ऊपर वाले 10 मार्क्स में एडजस्ट कर दिया जाता है। नॉर्मली जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो कैलकुलेट होते हैं आउट ऑफ 40, टेस्ट मार्क्स जो हैं वो 50% काउंट होते हैं, और इंटरव्यू मार्क्स जो हैं वो 100 होते हैं। अब टेस्ट मार्क्स 50 कैसे कैलकुलेट होते हैं? 50 का मतलब क्या है? सिंपली अगर आपने फॉर एग्जांपल 68 मार्क्स लिए टेस्ट के अंदर, 68 अगर आपने लिए, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, आप 70, 75, 50, 54 जितने भी लिए आपने, उसमें से आपके हाफ मार्क्स मेरिट के अंदर कैलकुलेट होते हैं। फाइनल फार्मूला के अंदर जो वेटेज, जिसको हम वेटेज कहते हैं, वो वेटेज जो है वो 50% की है टेस्ट के लिए। और एकेडमिक के जो मार्क्स हैं वो टोटल काउंट होते हैं 40, और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो टोटल काउंट होते हैं 100। अब फॉर एग्जांपल सिंपल सी एक कि आपने टेस्ट के अंदर 68 मार्क्स लिए, एकेडमिक के अंदर आपने 36 लिए, और इंटरव्यू के अंदर आपने 74 लिए, तो आपका जो मेरिट बनेगा वो 144 टोटल मार्क्स बनेंगे, जिसमें 34 टेस्ट के हैं। आपने लिए तो 68 है, लेकिन वेटेज उसकी 50% ऐड होनी है। आपके टेस्ट के हाफ मार्क्स मेरिट के अंदर ऐड होते हैं, और एकेडमिक का जो एक फ़िक्स फार्मूला है, उस फार्मूला के ज़रिए मेरिट को कैलकुलेट किया जाता है। एकेडमिक मार्क्स को वो 36 है, और उसके बाद अगर आपने इंटरव्यू में जितने भी लिए होंगे 74 मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, वो सारे के सारे आपके ऐड होके इस तरह से एक कंप्लीट आपका आउट ऑफ 190 मार्क्स आपका मेरिट कैलकुलेट किया जाए। अब एकेडमिक मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं कि एकेडमिक फार्मूला क्या है पीपीएससी का, एकेडमिक मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। एकेडमिक मार्क्स मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ 40 कैलकुलेट किए जाते हैं। टोटल 40 मार्क्स में से कैंडिडेट्स को मार्क्स दिए जाते हैं। अब वो किस तरह से दिए जाते हैं? पीपीएससी ने 4 लेवल्स के अंदर उनको डिवाइड किया होता है। अगर आपके 4 एग्ज़ाम्स हैं, मतलब कि आपकी 16 ईयर एजुकेशन है, तो आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला 4 एग्ज़ाम वाला टेबल देखेंगे। अगर आपकी ग्रेजुएशन है, बीए बीएससी है, तो आप 3 एग्ज़ाम वाला देखेंगे। 3 एग्ज़ाम का मतलब क्या है? मैट्रिक, एफए और बीएससी, या एफएससी बीएससी। 4 एग्ज़ाम का मतलब क्या है? मैट्रिक, एफए एफएससी, बीए बीएससी, एमए एमएससी। 2 एग्ज़ाम का मतलब क्या है? कि मैट्रिक और एफए या एफएससी। और 1 एग्ज़ाम का मतलब क्या है? मैट्रिक। अब ये एग्ज़ाम का लेवल डिपेंड करता है उस पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन के ऊपर, कि उस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर थी। अगर मास्टर रिक्वायर थी तो जो 4th लेवल है उसमें से आपका 4 एग्ज़ाम वाला जो सेक्शन है उसके मुताबिक काउंट होगा। अगर आपको ग्रेजुएशन रिक्वायर थी तो 3 एग्ज़ाम वाला होगा। एफएससी या एफए रिक्वायर थी, मतलब कि इंटरमीडिएट रिक्वायर थी, तो 2 एग्ज़ाम वाला फार्मूला होगा। और अगर सिंपली मैट्रिक रिक्वायर थी तो 1 एग्ज़ाम वाला फार्मूला होगा। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा जॉब्स आती हैं वो यूजुअली मास्टर लेवल की आती हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो फार्मूला यूज़ होता है वो 4 एग्ज़ाम वाला है, और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन वाला जो 3 एग्ज़ाम वाला फार्मूला है वो भी यूज़ होता है। 2 एग्ज़ाम डिपेंड करता है कि अगर एफए एफएससी बेस पे जॉब आई है तो 2 एग्ज़ाम वाला फार्मूला होगा, और अगर कोई मैट्रिक बेस पे आई है तो 1 एग्ज़ाम वाला होगा। अब यहाँ पे जो परसेंटेज है वो उसको डिवाइड किया हुआ है सेमेस्टर सिस्टम के अंदर और एनुअल सिस्टम के अंदर। सेमेस्टर सिस्टम का फार्मूला डिफरेंट है, एनुअल का डिफरेंट है। एनुअल के अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी हुई है, लाइक जैसे अब सेमेस्टर सिस्टम में अगर आपके मार्क्स हैं 90 to 100, तो आपको जो मैट्रिक के अंदर मार्क्स मिलेंगे वो 5 है। एफए एफएससी के अंदर आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, बीए बीएससी के अंदर 11 मिलेंगे, और एमए एमएससी के अंदर 17 मिलेंगे। और अगर आपका बीएस ऑनर है तो आपको बीए बीएससी और एमए एमएससी के मिला के जो 28 हैं इसमें से मार्क्स दिए जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है हर एक परसेंटेज के ऊपर। मैट्रिक की अलग परसेंटेज काउंट होगी, एफए की अलग होगी, बीए की अलग होगी, एमए एमएससी की अलग होगी। इस तरह से ये टेबल आपके सामने है। इस टेबल में से अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो फिर 3 एग्ज़ाम फार्मूला होगा, अगर आपका मास्टर्स है तो 4 एग्ज़ाम होगा, और अगर एफए एफएससी है तो 2 एग्ज़ाम होगा, और अगर मैट्रिक है तो 1 एग्ज़ाम होगा। ये डिपेंड करता है उस पोस्ट के ऊपर कि उस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर थी। इस फार्मूला के मुताबिक आपको एकेडमिक मार्क्स दिए जाते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन के फार्मूले में हमने डिस्कस कर लिया था कि एकेडमिक के मार्क्स और टेस्ट की 50% वेटेज और इंटरव्यू के 100 में से जितने मार्क्स आप लेंगे वो आपके टोटल बन जाएंगे, और उन टोटल्स में से फिर जितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट होंगी उनको टॉप वालों को उठा लिया जाएगा एज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स या रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, और जो बाकी होंगे वो नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अब नंबर ऑफ़ पोस्ट जो टोटल थी वो 10 थी। 10 के लिए 50 लोग शॉर्टलिस्ट हुए, 50 लोगों ने इंटरव्यू दिया। अब 50 में से किसी की एकेडमिक डिफरेंट है, किसी का टेस्ट डिफरेंट है, ज़ाहिर है सब ने टेस्ट में अलग मार्क्स लिए, एकेडमिक में अलग लिए, इंटरव्यू में अलग लिए। अब उनको कंबाइन करके उनका जो फाइनल मार्क्स बनेंगे उन फाइनल मार्क्स की बेस पे उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और जो टॉप के 10 कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि 10 नंबर ऑफ़ पोस्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर 10 कैंडिडेट्स होंगे उनको रिकमेंडेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और जो बाकी के 40 होंगे उनको नॉट रिकमेंडेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इस फार्मूला को देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर आपके
एकेडमिक के अंदर या टेस्ट मार्क्स के अंदर लो मार्क्स भी हैं, तो अगर आप इंटरव्यू के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो भी आपकी सिलेक्शन पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने टेस्ट में कम मार्क्स लिए हैं या आपके एकेडमिक जो है वो थोड़ी सी वीक है तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। पीपीएससी के अंदर आपके पास एक अच्छा चांस है कि अगर आपकी एकेडमिक लो भी है या टेस्ट के अंदर आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सके लेकिन आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, तो इंटरव्यू के अंदर आप अच्छा परफॉर्म करके अच्छा इंटरव्यू दे अपने सिलेक्शन को यकीनी बना सकते हैं। क्योंकि आपने फार्मूला देख लिया, फार्मूला के अंदर क्या है, टेस्ट में आपके 50% मार्क्स काउंट होने हैं, हाफ मार्क्स काउंट होने हैं फाइनल फार्मूला के अंदर फाइनल वेटेज के लिए। एकेडमिक के अंदर आपके 40 में से मार्क्स काउंट होने हैं, लेकिन इंटरव्यू के अंदर आपके 100 मार्क्स हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके कंपटीशन में कैंडिडेट है, उसके एकेडमिक के अंदर 40 मार्क्स हैं और आपके 36 हैं, वो इंटरव्यू में 70 लेता है, आप 75 लेते हैं, तो आप फाइनल मेरिट के अंदर उससे आगे निकल जाएंगे क्योंकि आपने इंटरव्यू के अंदर एक नंबर उससे एक्स्ट्रा ले लिया है। बेशक उसके एकेडमिक में 40 थे, आपके 36 थे, लेकिन आपने इंटरव्यू में 75 अगर ले लिए और उसने 70 लिए तो भी आपकी सिलेक्शन होगी, वो जो है वो नॉट रिकमेंडेड में चला जाएगा। तो इंटरव्यू जो है वो सबसे वाइटल चीज़ है पीपीएससी सिलेक्शन के अंदर। डेफिनेटली टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो ही इंटरव्यू में आएंगे, वो तो एक आप पीछे रह गया ना। अब आप इंटरव्यू में आ गए हैं तो इंटरव्यू के अंदर जो आपने एकेडमिक और टेस्ट से ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है वो इंटरव्यू की वेटेज है, क्योंकि उसके अंदर आपको 100 मार्क्स में से मार्क्स मिलने हैं। एकेडमिक में आपको 40 में से मिलने हैं, टेस्ट के अंदर आपको 50% वेटेज मिलनी है टोटल नंबर्स में से, जितने आपने टेस्ट के अंदर नंबर लिए उसमें से आपको आधे नंबर मिलने हैं। लेकिन इंटरव्यू वह चीज़ है जिसके अंदर आपको 100 में से मार्क्स मिलने हैं। तो अगर आपके मुकाबले में जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी एकेडमिक बहुत अच्छी है, टेस्ट के में भी ठीक है वो अच्छा ले गए, लेकिन अगर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो भी आपकी सिलेक्शन जो है वो यकीनी हो जाएगी। लास्ट स्टेप जो होता है वो ज़ाहिर है फाइनल मेरिट लिस्ट का होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो उसको ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है वेबसाइट के ऊपर, और ये मैंने आपको बता दिया कि जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं फाइनल मार्क्स की बेस के ऊपर, इंक्लूडिंग एकेडमिक, इंटरव्यू और टेस्ट, इन तीनों चीज़ों को मिला के जो टॉप कैंडिडेट्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ पोस्ट, उनको उठा लिया जाता है एज ए रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, और जो बाकी सारे होते हैं उनको नॉट रिकमेंडेड में डाल दिया जाता है। और जो 50 से भी कम मार्क्स लेता है इंटरव्यू के अंदर उसको फेल कंसिडर किया जाता है। इंटरव्यू के अंदर जो 50 से ऊपर होता है वो नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट में होता है, और जो 50 से कम मार्क्स लेता है इंटरव्यू के अंदर वो फेल कंसिडर किया जाता है, उसको कहा जाता है कि ये इंटरव्यू के अंदर फेल हो गया। और जो 50 से ऊपर लेता है लेकिन वो फाइनल जो सिलेक्शन है उसके क्राइटेरिया में नहीं आता ड्यू टू देयर लो मार्क्स इन इंटरव्यू और एकेडमिक और टेस्ट, तो उसको नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स कहा जाता है। तो फाइनल डीएमसी जो है वो जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए होते हैं, बेशक वो रिकमेंड हुए हैं या नहीं हुए, उनको इशू की जाती है ऑनलाइन। कुछ दिन के अंदर डीएमसी जो है वो ऑनलाइन आ जाती है, उसके अंदर आपके टोटल फिर आपको रिजल्ट बताया जाता है, क्योंकि आपको ना आपके टेस्ट मार्क्स पता है ना इंटरव्यू मार्क्स पता है। जब तक आपकी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाती, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं लग जाती, आपको किसी भी तरह से आपके जो मार्क्स है उनका पता नहीं होता, ना टेस्ट का पता होता है ना इंटरव्यू का पता होता है। एकेडमिक तो आप फार्मूला से निकाल लेंगे, लेकिन टेस्ट और इंटरव्यू का मार्क्स आपको पता नहीं होते जब तक फाइनल लिस्ट नहीं लग जाती। जैसे ही फाइनल लिस्ट शो होती है उसके साथ ही जो डीएमसी है कुछ दिन के बाद उनको डीएमसी तमाम कैंडिडेट्स को इशू कर दी जाती है, और वहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपने इंटरव्यू में कितने मार्क्स लिए, टेस्ट में कितने मार्क्स लिए और आपके एकेडमिक में कितने मार्क्स बने, टोटल मेरिट आपका कितना बना, जो है फिर आपको आइडिया हो जाता है कि लास्ट मेरिट इतना था इसलिए आप रिकमेंड नहीं हो सके, और जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनको भी डीएमसी इशू कर दिया जाता है। उसके बाद जो पीपीएससी है वो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की लिस्ट सेंड कर देता है कंसर्न डिपार्टमेंट को, जिस डिपार्टमेंट के अंदर वो वैकेंसीज अनाउंस हुई होती हैं, और डिपार्टमेंट जो आपको ऑफर लेटर देता है या आपको बुलाता है ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ तक आपका जो फाइनल मेरिट या फाइनल सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके माइंड में अभी भी इस पूरे प्रोसीजर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको तमाम जो आपके क्वेश्चन होंगे उनके आंसर करूं। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है पीपीएससी के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी तमाम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे।